आज हम लोग पहुंच चुके हैं कक्षा 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या है देखते हैं क्या क्या है। चैप्टर शुरू होता है, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष में कुछ न कुछ मिलीमीटर लगभग यह विस्थापित होती है। हम लोग जो पृथ्वी देखते हैं, ये ठोस सतह जो देखते हैं स्थलमंडल, एक्चुअली स्फीयर नहीं है, ये प्लेटों के रूप में विभाजित है और एक दूसरे से अटैच्ड है और ये हमेशा जो है गति करती रहती है धीरे धीरे। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये बहुत अपने आप में जो चीज़ें लिखा गया है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन चूँकि इस क्लास के 7th क्लास के स्टैंडर्ड से ये चीज़ें लिखा गया है तो उतनी बड़ी लेवल पे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा। इतना समझिए कि ये जो है मैग्मा चैम्बर है और ये जो है स्थलमंडल है। ये आप चट्टान देख रहे होंगे। मैग्मा जो है गर्म होके, हॉट प्लूम हालांकि बोला जाता है, गर्म होके ऊपर आ रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ चट्टाने जो है कमज़ोर होता है वहाँ तो तोड़ के निकल जाता है, जिसे ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। लेकिन जब नहीं तोड़ पाता है तो क्या होता है कि ये चट्टानों के सहारे फिर धीरे धीरे अवतलित होने लगता है और फिर आके मैग्मा चैम्बर में समाहित हो जाता है। ठंडा होके लावा जो है फिर मैग्मा चैम्बर की तरफ गति करने लगता है और समाहित हो जाता है, फिर गर्म होकर फिर ऊपर उठने लगता है। इस प्रकार जो है एक चक्रीय प्रक्रिया चलने लगती है। तो क्या होता है कि इधर की तरफ अगर मान लीजिए मूव कर रहा है और इधर की तरफ, तो इधर की तरफ फोर्स एक लगा रहा है और इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो चट्टान जो है खिसकना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इसी की चर्चा की गई है। स्थलमंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी और कुछ कठोर, छोटी और कठोर असमान आकार की प्लेटें हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि हमने आपको समझाया, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर जो फोर्स उत्पन्न होता है, जैसे आपने अभी देखा कि मैग्मा जो है एक प्रकार का फोर्स लगा रहा था प्लेट पर और प्लेट मूव कर रहा था, तो ये पृथ्वी के अंदर की घटना है। तो अंदर के पृथ्वी के जो अंदर फोर्स लगता है उसे इंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, और जो पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के ऊपर या बाहर जो फोर्स लगता है उसे एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। अब किन किन कारणों से लगता है ये बल, अंतर्जनित और बाह्यजनित, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, बहिर्जनित बल में नदी का बहाव हो गया, पवन हो गया, समुद्री तरंग हो गया, हिमनद हो गया। तो इन सब चीज़ों से जो है जो फोर्स लगता है उन्हीं का जो है इस चैप्टर में जिक्र किया गया है और उन्हीं पे चर्चा की गई है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक ऐसा क्षेत्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, यानी जो मैग्मा है ये हो गया अपना भूपर्पटी, ये हो गया मेंटल। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मेंटल की स्थिति देख ली है, तो इसी में होता है मैग्मा चैम्बर। अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ जो है प्लेट जो है चट्टाने जहाँ कमज़ोर पड़ती है वहाँ मैग्मा क्या करता है कि उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी जहाँ निकलता है वहाँ पे एक जो है कीप के आकार का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग क्रेटर बोलते हैं। उससे जो निःसृत पदार्थ होता है उसे लावा बोला जाता है, जिसमें गैस, राख कण, छोटे बहुत सारे ठोस कण भी पाए जाते हैं, वाष्प भी पाए जाते हैं। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। प्लेट जब गति करते हैं, अब अचानक प्लेट अपनी जगह से हट जाते हैं तो इनमें एक कंपन उत्पन्न हो जाता है। इस कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं।
भू प्रॉपर्टी के नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम का मतलब ही होता है उत्पत्ति। और जहाँ पृथ्वी पर सबसे पहले मान लीजिए पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के अंदर यहाँ पे कंपन स्टार्ट हुआ तो इस केंद्र को हम लोग उद्गम केंद्र बोलेंगे। और वहीं सबसे करीब जहाँ सबसे पहले पहुँचेगा इसका कंपन धरातल पर, उस स्थान को हम लोग अधिक केंद्र बोलते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र बोलते हैं। इसी बात को मैंने समझाया। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग को सर्वाधिक हानि होती है, क्योंकि अधिक केंद्र के बाद जो है दूरी जैसे जैसे बढ़ता है भूकंप धीरे धीरे अपनी तीव्रता खोते जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है उद्गम केंद्र है और यहाँ पे पहले पहुँचा भूकंप का कंपन। अब यहाँ से फिर धीरे धीरे जो है तरंग जो है पृथ्वी की सतह पे फैलते जाता है, तो इस केंद्र को हम लोग बोलते हैं अधिक केंद्र। इसके नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा हानि होता है और दूर धीरे धीरे इसका क्या होता है कि कंपन जो है कम होते जाता है, तीव्रता कम होते जाता है। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये हम लोग का जो पीला वाला सतह है ये अपन लोगों का स्थलमंडलीय प्लेट है। ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक भाग। यहाँ पे किसी बिंदु पे जो है भूकंप यानी कंपन उत्पन्न होता है। सबसे पहले यहाँ पे इस भाग पे पहुँचता है उसका कंपन। इस क्षेत्र को इसको बोला गया है अधिक केंद्र। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कंपन जो है पृथ्वी के सतह पर फैलता है धीरे धीरे। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। अभी जो तरंग हमने देखा निकली थी कंपन से, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे ये एक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। एस तरंगे ये एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। एल तरंगे यह एक पृष्ठीय तरंगे हैं। भूकंप मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का थोड़ा सा टॉपिक है कि भूकंप से हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो सुरक्षित स्थान ढूंढना है भूकंप के दौरान, जैसे रसोई में जो है काउंटर हो गया, मेज के नीचे छुपना है, दीवार के अंदरूनी कोने या आग से दूर रहना चाहिए, चिमनी से दूर रहना चाहिए, टूटने वाली खिड़कियों, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहना चाहिए। पहले से हमें कुछ तैयारी करके रहना चाहिए। कुछ मुख्य स्थलाकृति देखते हैं। अपक्षय और अपरदन नामक 2 प्रक्रियाओं द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय और अपरदन में अंतर क्या है? 2 वर्ड है अपक्षय और अपरदन। अपक्षय मतलब भी होता है टूटना फूटना, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई पर्वत है वो टूट फूट रहा है, लेकिन अपक्षय का मतलब होता है कि अगर वो टूटा तो वहीं पे रह जाए। अपरदन का मतलब होता है कि वहाँ से वो कहीं दूर चली जाए टूट के। 2 वर्ड में यही डिफरेंस है। अपक्षय और अपरदन में यही है कि अपक्षय जहाँ टूटता है, विघटित होता है, वहीं पे रहता है। अपरदन जो है उस स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने को अपक्षय की क्रिया कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाली क्षय को अपरदन कहते हैं। इसी बात को मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर जो है शैल यानी चट्टानें जो टूटते हैं, उस क्रिया को जो है हम लोग अपक्षय बोलते हैं। जबकि जल हो गया, पवन हो गया, हिम मतलब बर्फ़ जैसे विभिन्न घटकों द्वारा जो है इसका जो क्षय होता है उसको अपरदन बोलते हैं। यानी ये जो है एक जगह से बहाव करके दूसरी जगह ले जाते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पे निक्षेपित करते हैं, जो है पार्टिकल ले जाके दूसरी जगह निक्षेप कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण का यह क्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। स्वाभाविक सी बात है कि एक जगह से कटाव होगा, दूसरी जगह जाके जमा होगा, तो एक जगह जो है दूसरी स्थलाकृति का फॉर्मेशन होगा और एक जगह दूसरी प्रकार की स्थलाकृति का फॉर्मेशन होते रहेगा, यानी चेंजिंग होते रहेगा। नदी के कार्य देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि नदी, मान लीजिए कि एक इस तरह का कोई खाई है, कठोर चट्टान है, इसमें आके गिरती है तो धीरे धीरे क्या करेगी? अपरदन करना शुरू करेगी और फिर एक खाई का रूप ले लेगी और इसमें जल जो है गिरने लगी। इस प्रकार जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात में बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है।
अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। अभी तो हमने पढ़ लिया, ऐसा कुछ इसमें विशेष दिखा नहीं, लेकिन एक्चुअली ऐसे ही प्रश्न उठाए जाते हैं। विगत वर्षों कुछ प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं कि जैसे कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के बीच है, विक्टोरिया जलप्रपात किन देशों के बीच है। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा मतलब मेमोराइज करने की ज़रूरत है कि नियाग्रा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, विक्टोरिया जो है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच है। अब नदियों के बारे में थोड़ा देखते हैं। जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग से बहने लगती है, यानी सीधी सीधी नहीं बहती है, नदी ऐसे मोड़दार रास्तों से होके बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, यानी ये जो बड़े बड़े मोड़ ले लेते हैं इन्हें विसर्प कहा गया है। इसके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपवर्तन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, यानी कटाव शुरू कर देती है, ऐसे समझिए कटाव शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, यानी जो कटाव होते जाते हैं वो सिरे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। इस प्रकार समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। अब ये क्या होगा कि कट के एक अलग जो है झील बना लेता है और नदी जो है साइड से गुजर जाती है। तो ये जो झील बनता है इसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, यानी कि नदी जो है ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वॉल्यूम उतना नहीं होगा कंजम्पशन करने का वाटर, तो नदी जो है अपने बहाव क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है बाढ़ आ जाता है। और इस बाढ़ में क्या होता है कि नदी जो है अपने साथ जो महीन मिट्टी लाती है, जो पदार्थ लाती है, उसे निक्षेपित कर देती है। ऐसे मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसमें समतल मैदान जो है उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण हो जाता है, यानी कि जो अवसाद जो है नदी निक्षेप कर देती है अपने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, उसे उपजाऊ जो है मैदान का निर्माण हो जाता है। नदी के किनारे जो उठे हुए तट होते हैं उसे तटबंध कहते हैं। चूँकि नदी समुद्र तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी धीमी हो जाती है, उनके जल प्रवाह काफ़ी धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में भी विभाजित हो जाती है, यानी मुख्य धारा एक आते आते समुद्र किनारे किनारे तक बहुत सारे जो है धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहते हैं। आप देख सकते हैं कि नदी एक आई और बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो गई। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ जो मलबे लाती है वो वहीं पे निक्षेप करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है तथा मुहाने पे ही अवसादों का जो है जमाव करने लगती है, जिससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यानी जो अवसाद लेके आती है वो वितरिका जो है अपने पास जमाव करने लगती है, जिससे क्या होता है एक डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। अब समुद्री तरंगों द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो समुद्री तरंगे अपवर्तन और निक्षेपण के कारण जो है कुछ तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री एक्चुअली क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं समुद्र में, उसमें लहरें आके बार बार जो है टक्कर मार के वापस जाती है, तो इस प्रकार जो है उसमें एक गुफा का निर्माण कर देती है, जिसे समुद्री गुफा कहा जाता है। लेकिन लगातार टक्कर मारते मारते अगर मान लीजिए कि आर पार कर दिया तो एक मेहराब की तरह जो है आपको दिखने लगेगा, जल जो है आर पार आने जाने लगेगा, जिसे जो है तटीय मेहराब कहने लगते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये मेहराब का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी हट जाए, पिलर की तरह दिखने को मिलेगा, उसे हम लोग स्टैग बोलते हैं। यानी समुद्री लहरों द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है उसमें क्या क्या आ गया, समुद्री गुफा आ गया, तटीय मेहराब आ गया, स्टैग आ गया। आप इसे चित्र के भी माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है समुद्री गुफा का निर्माण किया है, तटीय मेहराब और स्टैग का निर्माण कैसे हुआ है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठती हुई ऊंची शैलीय चट्टानों को समुद्री भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है, और समुद्र भी जो है अपने साथ कुछ अवसाद ले आती है और किनारों पे जो है इसको जमा कर देती है, जिसे समुद्री पुलीन कहते हैं। अब बात ये हिमनद। हिमनद का मतलब क्या होता है, हिमानी, यानी हिमानी नदियाँ, यानी बर्फ़ जो है उनसे बनने वाली नदियाँ। ऐसे नदी क्या करते हैं कि अपने अंदर के जो है छोटे छोटे पत्थर पहाड़ों को पिघला देती हैं और पिघलाने के बाद वहाँ पे गर्त का निर्माण कर देती हैं, जिससे काफ़ी सुंदर झील का भी निर्माण हो जाता है। हिमनद के द्वारा लगभग लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप जो है हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवनों द्वारा जो है अपक्षय और निक्षेपण का भी कार्य किया जाता है। रेगिस्तान में
आप छत्रक के रूप में शैल देखते हैं, ये सामान्यतः छत्रक शैल कहलाते हैं। कभी कभी आप लोग ऐसा चित्र देखे होंगे रेगिस्तानी इलाका में, जैसे चांद के आकार का, इसे बरखान बोला जाता है। पवन चलने पर या रेत जो है पवन चलने के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, और जब रेत एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होते हैं, पवनों की गति जैसे धीमी होती है वहीं पे गिर जाते हैं, जिससे बालू टिब्बा का निर्माण हो जाता है। बालू का कण जो है काफ़ी महीन होता है और हल्का होता है, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चल जाता है। जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र से निक्षेपित हो जाता है तो इसे लोयस कहते हैं। जब बालू के कण जो है एक जगह से जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एक विस्तृत क्षेत्र से निक्षेपित हो जाता है, तो इस निक्षेपित भूभाग को जो है हम लोग लोयस कहते हैं। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल जो है चीन का लोयस निक्षेप है। अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए।